स्वागत है आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके उदय 2.0 बैच में। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज है शुक्रवार शाम 7 बजे और मैं आपके सामने आ गया हूं। इसका मतलब है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास आज आप लोगों के सामने आने वाली है, विच मीन्स दिस इज दी 94th सेशन। जी हां, धीरे धीरे इंचिंग टुवर्ड्स अ सेंचुरी। सोचिए जरा क्या समा होगा, क्या माहौल होगा जब हम पहुंचेंगे अपनी 100th क्लास पे। सेंचुरी हिट करने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। थोड़े ही सेशंस और बचे हैं हमारे। वैसे भी ओवरऑल आपके उदय बैच को पूरी तरह से कंप्लीट करने में हमारे थोड़े से सेशंस बच रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिएगा कि भाई सेंचुरी तो हम हर हाल में हिट करेंगे। डोंट वरी। Alright, like I said, it's the 94th session today. 94th session, a very special session, क्योंकि अब नर्वस 90s की जो बात हम हमेशा करा करते थे वो कहीं पीछे छूट गया है। नर्वसनेस नहीं होगी, ये मैंने आप लोगों से वादा किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नर्वसनेस अब आप लोगों के दिलो दिमाग से गायब हो चुकी होगी। With that being said, देखते हैं सबसे पहले कि आज हमें देखना क्या है, समझना क्या है, सीखना क्या है। बताया था मैंने कि अंत की शुरुआत हम कर चुके हैं। योर एंटायर कोर्स फॉर क्लास 11th इज अबाउट टू कम टू एन एंड। एक अंत की तरफ हम बढ़ चुके हैं और उस अंत की जो शुरुआत हमने की थी विथ द चैप्टर नंबर 20 जो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि एसेंशियली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। आप लोगों के लेवल पे हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। हमने ये समझा था कि भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर समझनी है तो उसके लिए हम देखेंगे अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हम चल पड़ते थे अपनी बैलेंस शीट की तरफ। 2 सेशंस हमने कंडक्ट करे थे जहां पे मैंने आपको एक सेशन में ट्रेडिंग एंड P&L बनाना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और दूसरे सेशन में हमने पूरा शुरुआत से लेके अंत तक सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। की भाई ट्रायल बैलेंस हमारे सामने था, हम उस ट्रायल बैलेंस से बढ़ते चले। हमने पहले अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करी थी। वहां तक हम समझ चुके थे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं। अब बात आती है उससे भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने का, क्योंकि जैसा मैंने कहा अकाउंटिंग जो प्रोसेस हमारा समझना था वो सब तो हम कर चुके थे। अब हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो चालू करने का टाइम आ गया है। वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर चैप्टर टुडे विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, जहां मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, जो परिचय मैं अभी आपको करवा रहा हूं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखेंगे। हम ये सीखेंगे कि उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इफेक्ट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सबसे पहले बात आती है कि ये एडजस्टमेंट्स आखिर हैं क्या। तो ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको पता चल रही है साल के अंत में। कई ऐसी चीजें होंगी जो आपको साल के अंत में पता चलेंगी। बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इट मींस द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। The goods that you had purchased for resale purposes lying unsold at the end of a financial year are called closing stock। जो सामान आप खरीद के आए हैं, जिस सामान में आप डील कर रहे हैं, जिस भी आइटम में, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, उस प्रोडक्ट को जब आप खरीद के लाए और पूरे साल भर में जितना आपने खरीदा उसमें से जितना बिक गया, दैट बिकम्स योर सेल। What is not sold and lying unsold at the end of the year, जो गोदाम में रखा हुआ है, साल खत्म हो गया है, 31 मार्च की शाम जो गुड्स आपके गोदाम में रखे रह जाएंगे उनकी वैल्यूएशन करी जाएगी। दे विल बी नोन एज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो बात वही हुई, 31 मार्च की शाम, द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, डेटा उस एंडिंग के बाद ही आपको पता चलेगा। तो उस डेटा को हम कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है हमारा एडजस्टमेंट। इसके लिए हमें पास करनी पड़ती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। दीज आर नोन एज ईयर एंडिंग एंट्रीज। आपने पहले देखा है ओपनिंग एंट्री, जब आप सारे जो बैलेंसेस हैं लास्ट ईयर के उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके लाते थे अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में।
हम सारी असेट्स को डेबिट करते थे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट कर दी जाती थी, बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैपिटल निकाल के देख देते थे। ये सब हमने कर रखा है। अब बात आ रही है क्लोजिंग एंट्रीज की कि भाई साल खत्म हो गया है, बुक्स अब क्लोज करनी है, तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स देखने होंगे। दूसरा एक एडजस्टमेंट होता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अभी तक जब भी हमने एंट्री करी है, जब भी हमने एंट्री समझी है, उसकी एंट्री कहां करी जाती थी? साल के अंत में 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करा करते थे अपनी असेट्स पे। उस डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट है ये दिखाना होगा हमें इन आर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज वेल एज आर बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि दे हेल्प यू इन शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड योर फाइनेंशियल पोजिशन, जो कि अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। हमने पढ़ा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस। सच सच पता करना है, और यही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव या पर्पस भी था कि भाई सच्चा सच्चा बताइए क्या हो रहा है प्रॉफिट और लॉस। और वो पता करने के लिए हमें कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे आइटम्स या ट्रीटमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें अपनी बुक्स में शो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए साल के अंत तक ऐसा होता है कि 31 मार्च को थोड़ी सी सैलरी जो है या वेजेस जो है वो पे करनी रह जाती हैं, विच गिव्स राइज टू आवर अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जी हां पे कर दी जानी चाहिए थी लेकिन पे नहीं की गई। तो आपको अपनी बुक्स में यह भी तो बताना होगा कि आपकी सैलरीज का टोटल खर्चा आखिर था क्या साल भर का। 10,000 रुपए महीने के हिसाब से अगर आपने 1,20,000 की जगह सिर्फ 1,10,000 रुपए पे करे हैं, बिकॉज सैलरीज आर पेड 1 मंथ लेटर, एक महीना आगे आप सैलरी पे करते हैं नॉर्मली। तो 12 महीने के काम की 11 महीनों की सैलरी पे करी जा चुकी है। 12वें महीने की सैलरी इस फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं होगी, वो पे होगी in the month of April. For the month of March, the salaries will be paid in the month of April. लेकिन सैलरी ड्यू तो हो चुकी है। 31 मार्च तक अगर आपके स्टाफ ने, आपके एम्प्लॉय ने काम किया है तो सैलरी तो 31 मार्च को ड्यू हो गई थी भाई। अब जो ड्यू हो चुकी है उस सैलरी को भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। याद कीजिए मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कहता था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से जिस रेवेन्यू को आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए गए एक्सपेंडिचर को भी उसी ईयर में रिकॉग्नाइज करना होगा, मैच करते हुए। याद है? तो जब 12 महीने की सैलरी बननी है लेकिन पे सिर्फ 11 महीनों की सैलरी हुई है तो थोड़ा सा मिसमैच तो हो रहा है, जिसका मतलब आपके एक्सपेंडिचर्स थोड़े से कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सैलरी पे तो सिर्फ 11 महीने की करी है तो सैलरी की एंट्री 11 बार ही तो आ रही होगी। 11 बारी की सैलरी की एंट्री अगर आ रही है तो उसका टोटल ही तो आप साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते विद द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपकी सैलरी एज एन एक्सपेंडिचर दिखती। लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर दिखेगी वो थोड़ी कम दिखेगी या नहीं? तो उस एक्सपेंडिचर को अब हमें बढ़ाना होगा, हमें बताना होगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 12 महीने का है, इसका डिटेल हमें दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी जो कि साल के अंत में होती है, क्योंकि हमें यह बात साल के अंत में ही तो पता चल रही है भाई कि कुछ करना रह गया है, कुछ बताना रह गया है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में मैं आपको यही समझाने आ रहा हूं कि क्या करना रह गया है और क्या बताना रह गया है, किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट होगा, कहां कहां उसका इंपैक्ट आने वाला है, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, क्या वो बैलेंस शीट में दिखेगा, क्या वो दोनों जगह दिखेगा, क्या ऐसा होगा कि कोई एडजस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिंग में दिख रहा है बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, क्या ऐसा कुछ होगा कि कोई एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में तो आएगा लेकिन ट्रेडिंग में ना दिखे। इस सब के बारे में जानकारी पता करेंगे, सबके बारे में डिस्कशन करते चलेंगे हम। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलें आगे। चलिए, अब पहले थोड़ी सी जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स कॉमर्स इजीली की तरफ से आप लोगों के लिए आएंगे वो आपको तभी तुरंत पता चलेंगे। तत्काल प्रभाव से वो जानकारी आप तक पहुंचानी है मुझे, और आप भी उस जानकारी से अवगत हों, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये नोटिफिकेशन का बेल आइकन
क्लिक कर दें। जैसे कि अभी जैसे ही क्लास आपकी लाइव हुई है, आपको पता चल गया है कि हाँ सर आ रहे हैं और हम क्लास में तुरंत उपस्थित हो जाएं। इसी तरीके के और बहुत सारे नए 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 एडवांसेस और बहुत सारे नए अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीजें हैं होराइजन पे। उन सब चीजों के बारे में सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंचे, ये मैं चाहता हूं। उसके लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट एक इंफॉर्मेशन और है, वो है हमारी प्लेलिस्ट। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारी केयरफुली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। करना है आपको सिर्फ इतना कि चैनल के होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले टैब पे सेलेक्ट कीजिए और उस प्लेलिस्ट की पूरी फेहरिस्त में से उठा लीजिए हमारी उदय 2.0 की अकाउंटेंसी वाली क्लास। वहां पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। हर वीडियो के सामने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उस वीडियो में हमने क्या पढ़ाया है। गो थ्रू दोज वीडियोस। कहीं भी कोई भी डाउट अगर अभी मन में है, एक बार उस वीडियो को चला के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसी के साथ अगर उसके बावजूद कोई दुविधा मन में रह जाती है, कोई सवाल आपके मन में उठता है कि मुझे ये एक चीज और जरा सर से पता करनी है, तो बेझिझक वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर मेरे मन में अभी भी एक सवाल है, क्या आप इसका जवाब देंगे? यकीन मानिएगा, माय टीम विल मेक श्योर दैट दिस गेट्स टू माय नोटिस एंड आपकी दुविधा जो है उसका बहुत जल्दी समाधान हम करेंगे। दैट इज आवर इजीली प्रॉमिस। ठीक है, चलिए। अब पिछली क्लास में जैसा हमने देखा था, हम फिनिश कर चुके थे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पूरा चैप्टर। हमने देखा था कि भाई बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट किस तरह से ड्राफ्ट करी जाती है, क्या होता है ग्रुपिंग, क्या होता है मार्शलिंग। फिर हमने देखा था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग के बेसिस पे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस असेट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, जिस क्वेश्चन के थ्रू हमने ट्रायल बैलेंस से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा था कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वहां से ट्रेडिंग P&L बनाना है और बैलेंस शीट तक पहुंचना है। करेक्ट है? आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं आपका एडजस्टमेंट से, और अब बढ़ चलेंगे हम समझते हुए कि भाई हमारी लाइफ में अभी एडजस्टमेंट्स आ क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं द वेरी बेसिक एडजस्टमेंट विच इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अभी हमने बात भी करी। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टॉक लाइंग अनसोल्ड, स्टॉक या गुड्स बोल सकते हैं। आई वुडंट कॉल दिस स्टॉक बिकॉज स्टॉक तो उसका नाम ही है। हम इसको बोलेंगे गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर एंड पे जो गुड्स अनसोल्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसका डिपिक्शन कहां होता है? इसका डिपिक्शन जरा मैं एक अलग कलर में लिखना चाहूंगा। शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अमूमन इसे ट्रायल बैलेंस के बाहर अलग से एडजस्टमेंट के रूप में दिखाया जाता है। ये आप सब देख चुके हैं अभी तक, जब भी हमने क्वेश्चन देखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के, जब भी क्वेश्चन हमने देखे थे वहां पे हमने ये चीज समझी है, जानी है, परखी है कि इट इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। नाउ वील कंसिडर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर कि इसका ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L क्या होगा। ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग and P&L account, and the other thing that we need to consider is, क्या देखेंगे दूसरी चीज? Let's use this one. ये होगा its treatment in the बैलेंस शीट। ये बात हम करेंगे हर आइटम के बारे में कि भाई ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में क्या होने वाला है और ट्रीटमेंट हमारा बैलेंस शीट में क्या होने वाला है। बात करते हैं ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट? ये दिखाया जाएगा शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट।
इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, इसके लिए एंट्री हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू trading account. Closing stock account debit to trading account. It will be shown on the credit side of the trading account. हम ये बात अच्छे से जानते हैं. How will it be shown in the balance sheet? As an addition to current assets. कल हमने पढ़ा था द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, उसमें हमने सीखा था एक क्लासिफिकेशन है करंट असेट्स. करंट असेट्स का मतलब क्या होता था, ऐसी असेट्स जो बिजनेस अगले 12 मंथ्स के अंदर या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट करने वाला है कैश में. स्टॉक इज वन ऑफ अ प्राइमरी करंट असेट. हमने करंट असेट्स के साथ में एक डेफिनेशन और पढ़ी थी विच इज नोन एज लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. लिक्विड एसेट की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, फॉर्मूला भी देखा था, जहां पे मैंने आपको समझाया था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो स्टॉक हम समझ सकते हैं या क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज और समझनी है, वो है जी उसका वैल्यूएशन. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा जाता है एज पर AS2. क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है एज पर AS2 होता है, और एज पर AS2 इसको कहा जाता है वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. अर्थात बात क्या हुई, इसका वैल्यूएशन करा जाएगा जो इसे बनाने में खर्चा लगा है, या इसे अभी एट प्रेजेंट जिस दिन हम बात कर रहे हैं, जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस दिन अगर मार्केट में बेचा जाए तो बेच के हमें क्या वापस मिल सकता है. व्हाट वुड बी द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इफ वी सेल दिस स्टॉक एज इट इज. What can we expect to recover from the market? इन दोनों में से जो भी कम है, बनाने का खर्चा या आज की तारीख में एज इट इज अगर मार्केट में बेचा जाए तो हमें जो वापस मिल सकता है, उन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी वैल्यूएशन करी जाती है और उस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बनाने का खर्चा है 90,000 और मार्केट में बेचने पे मिल सकते हैं 1 लाख, तो वैल्यूएशन होगी 90,000 पे. इसका उल्टा अगर मैं कहूं, बनाने का खर्चा था 90,000 लेकिन NRV यानी मार्केट में प्रेजेंट रेट पे बेच के नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 70,000, तो आप रिकॉर्ड करेंगे 70,000 पे, विच एवर इज लेस. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपसे कहता है. और स्टैंडर्ड्स की बात तो माननी पड़ती है, ये तो हमने पहले भी समझा है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स वो दायरा है जिस दायरे के अंदर रह के हम अकाउंटेंसी के साथ कैसा भी खेल खेल सकते हैं, जैसा हम देखते आए हैं. प्रॉफिट को लॉस दिखा सकते हैं, लॉस को प्रॉफिट बना सकते हैं. वी कैन डू दैट बट स्टेइंग विद इन द बाउंड्रीज. ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट हमने देखा है जी क्लोजिंग स्टॉक का. चलिए आगे बढ़ते हैं. Point number 2, that is outstanding expenses. What are outstanding expenses? Expenses yet to be paid, which means they have become due. Due तो हो चुके हैं, पेमेंट हो जाना चाहिए था, अभी तक पे नहीं किया गया है. दे आर नॉर्मली शोन एज एन एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाहर ही आपको बताया जाता है कि कितने खर्चे आप कर चुके हैं, उसमें से इतना खर्चा अभी भी करना बाकी है, कि इतने खर्चे हमारे साल के हुए हैं इन कैश. दिस इज येट टू बी पेड. इसका ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और उसके साथ में वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट. दोनों ट्रीटमेंट हम एक साथ समझ सकते हैं. अभी यहां मैं ट्रीटमेंट लिख रहा हूं, थोड़ी देर बाद यहां पे बस ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ही लिख दूंगा. आप समझ जाइएगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, हेंस आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट कलर्स, कि ग्रीन से पता चले वो ट्रीटमेंट जो ट्रेडिंग P&L में होना है, ब्लू से पता चले वो ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में होना है. तो ट्रेडिंग P&L में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? एक्सपेंस जो भी है इज इंक्रीज्ड,
विथ द एंट्री। सिंपल सी बात है, एंट्री क्या होगी, जिस भी एक्सपेंस को बढ़ाना है, एक्सपेंस को जब भी इंक्रीज करना होता है हम करते हैं एक्सपेंस अकाउंट। व्हाट डू वी डू, डेबिट। एंड एक्सपेंस अकाउंट हमें डेबिट करना है और साथ में क्या हो जाएगा, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस राइट नाउ इस सिनेरियो में बन जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हुआ, दिस बिकम्स द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर है मतलब आपके लिए लायबिलिटी है, तो ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, शोन एज अ करंट लायबिलिटी। व्हाई इज इट शोन एज अ करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी इसीलिए क्योंकि ये अमूमन वो खर्चे होते हैं जिन्हें इमीडिएटली विद इन 12 मंथ्स यानी विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको पे करके राइट ऑफ करना होगा, खत्म करना होगा। तो इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में यही होगा कि आप अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को करंट लायबिलिटी के रूप में दिखा देते हैं कि भाई ये तो मुझे अगले 12 महीने के अंदर पे करना ही करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारे खर्चे हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि कुछ अभी पे करना बाकी है, ड्यू हो चुका है, पे नहीं किया है, दैट इज व्हाट आउटस्टैंडिंग मींस। तो बात यही हुई, चाहे सैलरी की बात करो चाहे वेजेस की बात करो, हमारा सिनेरियो यही रहने वाला है कि भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा। यहां पे मैं इसको ब्लॉक में ले लेता हूं, एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, तो हमने इंक्रीज कर दिया। भाई एक्सपेंस को जब भी इंक्रीज करना होता है, हमने पढ़ा है एक्सपेंस एंड असेट्स व्हेनेवर दे हैव टू बी इंक्रीज दे आर डेबिटेड, हमने डेबिट कर दिया। किस वजह से हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसे मैंने समझाया, दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कि भाई वो बंदा जिसे अब हमें कुछ ना कुछ भविष्य में देना है। सो इजंट ही काइंड ऑफ लाइक अ क्रेडिटर? क्रेडिटर भी तो वही बंदा होता है जिसे फ्यूचर में आपको पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ऐसा आप मान सकते हैं इन्हें, बिल्कुल सही जवाब है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। और अगर क्रेडिटर है तो वो आना आपकी करंट लायबिलिटी में ही है। जैसा मैं बता रहा हूं, वेजेस 11 महीने की पे करी है, 12 महीने की नहीं पे की, तो अगले 12 महीने के अंदर अंदर में पे करनी पड़ेंगी, तो इट इज अ करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, अगले 12 महीने में वो पैसा देना ही देना है आपको। रेंट, 11 महीने का रेंट दिया है, 12वें महीने का नहीं दिया, तो वो अगले 12 महीने के अंदर अंदर में आपको पहले इस 12वें महीने का रेंट पे करना पड़ेगा। अदरवाइज सीधे बेदखल, जायदाद से बेदखल भी किया जा सकता है, ऐसी क्या बात है, एंड यू डोंट वांट दैट। सो टू अवॉइड दैट यू विल पे देम विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, दैट मेक्स इट अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए वी कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीपेड एक्सपेंस? एक्सपेंसेस पेड not yet due, paid but not yet due। इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब यही हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम, वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। कई बार आप जब नया इंश्योरेंस लेते हैं, वो आपसे कहते हैं कि सर 3 साल का एक साथ करवा दीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप बोलते हैं क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, पैसा बच रहा है यार, पैसे का बचना भी तो पैसा कमाना ही हुआ। तो आप कहते हैं जरूर 3 साल का एक साथ ही इंश्योरेंस कर दो। अब ऐसे में जो खर्चा आपने करा है दैट गोज बियॉन्ड द करंट फाइनेंशियल ईयर। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स जो 2 साल का एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने पे किया है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम जो इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, जो आपको 3 साल तक का कवरेज दे रहा है, तो उसमें जो 2 साल एक्स्ट्रा है वो आपके लिए इस साल क्या हो गए, नॉट पार्ट ऑफ योर करंट ईयर एक्सपेंस। सो इन्हें हमें करंट ईयर एक्सपेंस में से हटाना भी होगा, और साथ ही साथ ये क्योंकि अगले 2 साल तक के लिए अब आपकी टेंशन फ्री करके दे गया है, ये आपके लिए क्या बन गया है, ये बन गया है जी असेट। शाबाश। तो यहां पे आप लोग सब समझ गए कि ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग एंड P&L क्या होने वाला है, एंड ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट क्या होने वाला है। यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड। मुझे पूरी उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिखाने वाले हैं। लेट अस क्विकली ड्रॉ द लाइन फॉर द ट्रेडिंग एंड P&L एंड नाउ वी मूव अहेड टू ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L। ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, एक्सपेंस is decreased, we draw a box। और एक्सपेंस अगर हमें डिक्रीज करना है तो सीधी सीधी बात है,
एक्सपेंस जब भी डिक्रीज करना होगा इट विल हैव टू बी क्रेडिटेड। तो एक्सपेंस अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगेन लाइक वी डिस्कस्ड इन द, आपका जो पिछला हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैटर सेलेक्ट करा था या वो जो पॉइंट पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ रहे हैं? क्योंकि अब वो बंदा हो गया जिसे पैसा देना है। ये कौन हुआ? ये वो बंदा हो गया जिससे पैसा तो नहीं लेना, किसी तरह की सर्विस तो आपको मिलनी है ना। जो भी आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है उसका मतलब ये है सामने वाला अब आपका डेटर बन गया है, बिकॉज ही हैज टू फुलफिल समथिंग इन रिटर्न। इट्स अ क्विड प्रो क्वो सिचुएशन, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स। आपने यहां से पैसे पे कर दिए एडवांस में, तो अब उसको वहां से या तो गुड्स देने पड़ेंगे या सर्विस सप्लाई करनी पड़ेगी, वॉट एवर। ही बिकम्स योर डेटर, और डेटर है तो डेबिट द रिसीवर, सिंपल सी बात। अब बात क्या होगी, इसका ट्रीटमेंट हम दिखाएंगे कहां पे बैलेंस शीट में, बताइए मुझे जरा। सिंपल सी बात है, एडेड इन करंट असेट्स। इस साल अगर मैंने अगले साल के लिए कुछ पे किया है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई मैं बोल रहा हूं 3 साल का एक साथ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे कर दिया, तो इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल का खर्चा है, सही बात है। लेकिन अगले 2 सालों वाला, उसमें एक करंट असेट हो गया, एक नॉन करंट हो गया, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा भी जा रहा है। सो वील हैव बोथ, करंट भी हो सकता है एंड नॉन करंट भी हो सकता है। एडेड इन करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, दोनों हम यहां पे लिख के दिखा सकते हैं कि भाई एडवांस में जो प्रीमियम दिया है वो दोनों हो सकता है। एक तो अगले साल का ही होने वाला है, विच वुड बी पार्ट ऑफ योर करंट असेट्स, एक उससे भी अगले साल का है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर नॉन करंट असेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड इन दिस सेम मैनर। जो इस साल का खर्चा है उसमें से तो उसे लेस कर दीजिए कि भाई खर्चा तो टोटल आपने कर दिया 3 सालों का, मान लीजिए 3000, लेकिन आपका इस साल का एक्सपेंस सिर्फ 1000 रुपए है, तो 2000 विल बी रिड्यूस्ड। प्रीपेड एक्सपेंस विल बी शोन इन द करंट असेट्स एज 2000 रुपीज, 1000 इन द करंट एंड 1000 इफ यू वांट इन द नॉन करंट। ओके, चलिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन। इसके बारे में क्या कहूं, क्या कहना है डेप्रिसिएशन के बारे में? कुछ कहना है डेप्रिसिएशन के बारे में? तो कुछ कहना ही नहीं है, सीधी सीधी बात। ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग एंड P&L, इसके बारे में तो सीधा यही कहना है। क्या करेंगे भाई? ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पहली बात, और ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले लें, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द P&L। मतलब कोई सा भी ट्रीटमेंट से मैं क्या कहना चाहता हूं, किस किस की बत्ती जली? बताओ भाई। सिद्धार्थ की बत्ती मेरे को लग रहा है पूरी तरह से जल गई होगी, अवनीत को भी ये पॉइंट समझ आ गया होगा, एंड आई थिंक गौरव वुड ऑल्सो अग्री विथ मी ऑन दिस, कि ये चाहे ट्रीटमेंट मैं कोई सा भी फॉलो करूं, वेदर आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द असेट और वेदर आई एम ट्रांसफरिंग द डेप्रिसिएशन टू द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डज नॉट मैटर। साल के अंत में एक एंट्री मेरी हर हाल में होती है जिसे मैं कहता हूं P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम अच्छे से जानते हैं, तो ये एंट्री तो हमें करनी ही करनी है। साथ के साथ में इसका ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट हो जाता है डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जिस भी फिक्स्ड असेट्स पे आप चार्ज कर रहे हैं उसकी वैल्यू में से डिडक्ट करके दिखा देंगे इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। मेथड कोई सा भी फॉलो करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या होता है जी? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हो या ना हो, डेप्रिसिएशन आप हमेशा दिखाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सो इट विल बी चार्ज्ड, इट विल बी शोन, इट विल बी
डिपिक्टेड इन दिस मैनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा वो डेबिट साइड पे दिखेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट था। हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अक्रूड इनकम पे। व्हाट इज अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब मैं ट्रीटमेंट नहीं लिखता यहां, सिर्फ अपन लिखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है जी, सिर्फ इतना सा लिखेंगे। वी ड्रॉ द लाइन एंड वी ऑल्सो राइट बैलेंस शीट। बस ये लिख के चलते हैं। कलर देख के आप समझ ही गए, इसका मतलब यही है कि ट्रीटमेंट कहां क्या दिखाना है। तो आइए बात करते हैं जरा सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L की। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि भाई मिल तो जानी चाहिए थी इनकम, मिल नहीं रही है, पैसे नहीं आए हैं हाथ में। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने हमें यह समझा दिया था कि भाई साहब पैसा रिसीव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा रिसीव हो जाना चाहिए था, यह सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। शुड यू हैव रिसीव्ड द मनी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेदर यू एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, rather than receiving it in cash. What's more important is whether you should have received it or not. क्या आपको मिल जानी चाहिए थी इनकम? यस, ड्यू तो हो गई थी बस। तो इनकम अर्न कर ली है, यानी कि आपकी रेवेन्यू तो है। तो अब इसका हम क्या ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं, सोचिएगा जरा। सिंपल सी बात, इंक्रीज द इनकम। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी इनकम है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम है, अनअर्न्ड इनकम का मतलब, या सॉरी अक्रूड इनकम का मतलब यही हुआ, हमें इनकम बढ़ानी होगी। इनकम बढ़ानी है, हो जाती है जी क्या? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? जो भी इनकम है, क्योंकि इनकम हमें इंक्रीज करनी है। तो P&L में हम क्या करते हैं, जो इनकम हमने दिखाई हुई है P&L के क्रेडिट साइड, वहां पे अक्रूड इनकम ऐड करके उसको इंक्रीज करके दिखा देंगे। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट? सोच के देखिएगा क्या हुआ ये। दोबारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अगर डेबिट हो रहा है, विच मीन्स इट्स अ डेटर, इट्स एन असेट। सिंपल सी बात है। क्या है ये, कौन है ये बंदा? इससे भविष्य में कभी ना कभी पैसे मिलने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं भाई साहब, डेटर ही कहते हैं। कहीं से भी भविष्य में पैसा आने वाला है। असेट की क्लासिक डेफिनेशन ही यही है, एनी आइटम और अ पर्सन फ्रॉम विच एन इकोनॉमिक इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर, दैट इज व्हाट एन असेट मीन्स। तो यहां क्या करेंगे जी? एडेड इन करंट असेट्स। करंट असेट्स में हम इसको जरा शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, असेट साइड पे दिखा दिया जाएगा कि भाई करंट असेट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर हमें इनकम कुछ यहां से मिलने वाली है, कहीं से भी मिल सकती है। वी कम टू अनअर्न्ड इनकम। अब अनअर्न्ड इनकम एज द नेम सजेस्ट्स क्या है? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड या नॉट ड्यू। पैसा मिल गया है, लेकिन भाई साहब जिस चीज के लिए पैसा मिला है उस चीज को अभी हमने किया नहीं है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, या नॉट अर्न्ड लिख देते हैं, वहां नॉट ड्यू नहीं लिखते, इसको हम थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिख देते हैं कि भाई नॉट अर्न्ड है ये, बट नॉट अर्न्ड। इसीलिए तो अनअर्न्ड बोला ना। अनअर्न्ड से हमारा कहने का मतलब यही हुआ कि ये मिलनी ही नहीं चाहिए थी, अभी तो नहीं मिलनी चाहिए थी। विच मीन्स हम ये कहते हैं ना कई चीजों के लिए कि यार मैं डिजर्व नहीं करता, तो ये थोड़ा सा उसी तरह का सिनेरियो है कि भाई तुम अभी डिजर्व नहीं करते थे, तुम्हें मिल गया है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब चीज आप डिजर्व नहीं करते और आपको मिल जाती है, सो यू डोंट समटाइम्स रिकॉग्नाइज इट्स इंपॉर्टेंस। होता है ना कई बार लाइफ में, बिना मेहनत किए कई बार ऐसा होता है, बैठे बैठे कुछ एकदम से अकम्पलिशमेंट मिल जाता है, अचीवमेंट हो जाता है, सो यू एंड अप नॉट वैल्यूइंग इट एज मच एज यू शुड। जब बहुत मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, उसके बाद जब हमें कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू आप बहुत ज्यादा करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा केस बता सकता हूं। जैसा अभी मैं कॉमर्स का टीचर, अकाउंटेंसी का टीचर, तो पैसे की बात करते हैं। व्हेन पेरेंट्स गिव यू पॉकेट मनी जस्ट बिकॉज यू आर देयर चाइल्ड, दिल पे लग सकती है बात, पहले ही बता रहा हूं।
लेकिन उसको शांत दिमाग से समझना। जब पेरेंट्स से आप पॉकेट मनी डिमांड करते हैं और वो सिर्फ आपको सिंपली पॉकेट मनी हैंड ओवर कर देते हैं, आपको पता है वो कितनी जल्दी उड़ती है? उड़ती है। लेट अस टेक अनदर सिनेरियो। अगर पेरेंट्स आपको कहते हैं कि घर के कुछ हाउस होल्ड काम हैं, हाउस होल्ड चोर्स हैं, जिसमें आप हमारी मदद करेंगे, फॉर एवरी वर्क दैट यू हेल्प अस विथ अराउंड द हाउस होल्ड, उसके लिए आपको पॉकेट मनी का इतना इतना हम प्रोवाइड करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह दूध लेके आ गए, ये लो भैया 5 रुपए उस काम का। आपने अपने कपड़े एकदम सही से सलीके से जमा के रखे, यू पॉलिश्ड योर शूज ऑन योर ओन, पैक्ड योर लंच। स्कूल जाते टाइम लंच पैक करके जा रहे हैं अपना, एकदम स्कूल बैग एकदम रात को ही सुनियोजित ढंग से रख दिया जाता है, होता है आजकल ये। शुरुआत में पहले कहीं कहीं ये सिस्टम हम लोग फॉलो किया करते थे, नॉट फॉर द पॉकेट मनी सेक बट फॉर द डिसिप्लिन सेक, कि एक डिसिप्लिन में मेंटेन करवाना होता था ये सब चीजें। कि शर्ट अगर प्रेस करके जाना है स्कूल, तो आप एक रात पहले शर्ट प्रेस कर लेंगे, यू विल पॉलिश योर शूज, कि जूते पॉलिश करके जाया करेंगे। स्कूलों में भी एक सर्टेन डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता है, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स सिंस आई हैव सीन अ प्रॉपर स्कूल सिस्टम। अब मैं नहीं जानता सिस्टम क्या है, लेकिन कहीं ऐसा हुआ है कि हमने रात चलते इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया। अब उस टेकन फॉर ग्रांटेड में दिक्कत यही हुई कि जब पॉकेट मनी भी टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई कि भाई औलादे हैं, पैसा तो मिलना ही चाहिए, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, बिकॉज उसका फिर वैल्यू करना हमने कम कर दिया। इट बिकेम लाइक कि 100 रुपीज रिसीव्ड ऑन मंडे, बाय मंडे आफ्टरनून उसमें से 80 तो निकल चुका है। दैट 100 वाज सपोज टू लास्ट द एंटायर वीक। नहीं किया तो नहीं किया, क्या करें? तो उस तरह के एटीट्यूड को हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा, उस तरह के एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरीके से एक इंप्लीमेंटेशन करवा के देखिए घर पे, कि आप हाउस होल्ड वर्क में मदद करेंगे। यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू एज वेल, यू गेट टू कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द इंप्रूवमेंट ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड एज वेल। दैट्स व्हेन यू विल वैल्यू। वहां पे आप लर्न करेंगे, सीखेंगे इस वैल्यू सिस्टम को, कि यार ये जो अब अर्न मैं कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली अर्निंग, दिस वुड बी योर फर्स्ट अर्निंग। क्योंकि अब आप काम करके, मेहनत करके कुछ ले रहे हैं बदले में, उसकी वैल्यू आप ज्यादा करना सीखेंगे। एक बार ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? चलिए, बात कर रहे हैं हम अनअर्न्ड इनकम की। तो अनअर्न्ड इनकम में हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अनअर्न्ड इनकम के साथ हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जैसा मैंने कहा भाई मिलना नहीं चाहिए था लेकिन अब मिल गया है, तो क्या कर सकते हैं भाई? करना क्या है? अनअर्न्ड इनकम डिक्रीज्ड फ्रॉम इनकम। अब इनकम से अगर कुछ भी डिक्रीज करना होता है, रेवेन्यू जब भी डिक्रीज करनी होती है, क्या करी जाती है? डेबिट कर दी जाती है। तो हम कर देंगे इनकम अकाउंट डेबिट, और ये अब आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाएगा अनअर्न्ड इनकम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड सिंस इट्स बीइंग क्रेडिटेड, दैट मींस इट बिकम्स अ क्रेडिटर, क्योंकि बात वही हुई, पैसा ऐंठ के बैठ गए हैं, अब या तो गुड सप्लाई करने हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है, समझे? विच मीन्स इट विल बी एडेड टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में जरा इसे ऐड करके हम दिखा देंगे कि भैया अगले 12 महीनों के अंदर कभी ना कभी तो इसके बदले में कुछ ना कुछ एवज में हमें करके देना होगा। या तो गुड सप्लाई करनी होगी इन भाई साहब को, या फिर इन्हें हमें कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, इफ वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज 3 वेरी बेसिक से एडजस्टमेंट्स। इनके बारे में मैं क्या ही कहूं, मुझे खुद को नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हम बार बार पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। अगर हम मानते हैं तो इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मानते हैं। अगले साल जब हम पार्टनरशिप पे पहुंचेंगे, we'll see that it can either be a charge against profit or it can be even appropriation of profits, depending on the kind of company or the kind of business that you are doing.
कि फॉर्मेट ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। बस इसका ट्रीटमेंट हमें समझना होगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के नजरिए से, और इसका ट्रीटमेंट हमें समझना होगा जी बैलेंस शीट के नजरिए से। तो वो जरा फटाफट से समझते चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रीटमेंट है, ज्यादा मेहनत है नहीं, सिंपल सी बात है। पहली बात क्या होगी, ट्रेडिंग एंड P&L में इसका क्या ट्रीटमेंट दिखाएं, बता सकता है कोई? भाई ट्रेडिंग एंड P&L में इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट विड बी शोन एज एन एक्सपेंस। सिंपल सी बात, शोन एज एन एक्सपेंस। द फर्स्ट थिंग, शोन एज एन एक्सपेंस, तो हमें क्या करना होगा, हमें करनी होगी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसीलिए P&L में जाता है। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पहली बात तो ये हो गई, जिससे क्या होगा, इट हैज बीन शोन एज एन एक्सपेंस। दूसरी बात, एडेड टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई हमारे लिए, बिजनेस के लिए तो खर्चा हो सकता है, लेकिन कैपिटल में तो ऐड होके दिखेगा। इसकी एंट्री क्या कर दी जाती है, इसकी एंट्री होती है जी ये सिंपल सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बिकॉज कैपिटल हमें इंक्रीज करनी है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है हमेशा हो जाती है क्रेडिट। हमारी एंट्री आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देयर यू गो। चलिए बढ़ चलते हैं हमारे अगले ट्रीटमेंट पे, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये बिजनेस के फॉर्म में क्या है, इसके लिए तो इनकम है जी, बिजनेस के लिए इनकम फॉर बिजनेस। क्यों? बिजनेस से पैसा निकाल के ले गए अपनी जरूरत के लिए, तो पहले पैसा दिया क्यों था भाई? पैसा दिया था कैपिटल के रूप में, उस पे तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए। अब उसी पैसे को अपनी पर्सनल पर्पस के लिए आप विड्रॉ करके ले जाते हैं और बिजनेस आपसे इंटरेस्ट ना वसूले, बहुत नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी अकाउंटेंसी होने नहीं देती। तो अकाउंटेंसी ने यही बात कही कि भाई इट बिकम्स, सिंस इट्स एन इनकम फॉर बिजनेस, तो इनकम का मतलब क्या हो गया, कहां दिखा दें इसको, ट्रेडिंग एंड P&L में आएगा। ये कैसे, इट विल बी शोन एज एन इनकम, पहली बात तो। और इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, लेट अस सी दैट एज वेल। बैलेंस शीट में इसका डिपिक्शन क्या होने वाला है, हम वो भी समझेंगे। तो बैलेंस शीट में इसका डिपिक्शन क्या होता है, एडेड टू ड्रॉइंग्स, सिंपल सी बात। और ड्रॉइंग्स खुद एडेड टू ड्रॉइंग्स विच are then deducted from capital। सिंपल सी बात भाई, ड्राइंग्स में ऐड कर दो जो खुद ड्राइंग्स कैपिटल से डिडक्ट करी जाती हैं। योर एंट्री, व्हाट वुड द एंट्री बी? ड्राइंग्स आपके लिए क्या है, ड्राइंग्स आर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ड्राइंग्स लॉस है, तो ड्राइंग्स हमेशा हम डेबिट ही करते हैं। टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सही है जी। अब सिंस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो उसे हमें डेबिट करना होगा। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। और P&L क्रेडिट कब होता है, P&L क्रेडिट होता है जब इसे दिखाना होता है एज अ रेवेन्यू, तो ट्रीटेड एज इनकम। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम है भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाना है, जिसके लिए इसको कर देंगे हम डेबिट, राइट। और कहाँ, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं भाई, ड्राइंग्स में ऐड करोगे, और ड्राइंग्स में ऐड करने के लिए ये एंट्री, और ड्राइंग्स खुद कहाँ चली जाती है, कैपिटल में से लेस होके आ जाती है, तो क्यूमुलेटिव जो टोटल वैल्यू होगी हम अपनी कैपिटल में से लेस करके दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 एज यू कैन सी इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्यारों हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज वेरी सिंपली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब आपका बिजनेस चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जिसने आपको पैसा लेंड किया है वो उस दिए हुए पैसे पे, मूलधन पे ब्याज तो वो वसूलेगा ही वसूलेगा, है कि नहीं? क्या आप किसी को पैसा उधार देंगे
तो ऐसा नहीं करेंगे। एक प्रूडेंट बिजनेसमैन हमेशा यही काम करेगा। प्रूडेंट बोले तो कंजर्वेटिव, दिमाग लगा के काम करने वाला, सोच विचार से चलने वाला, वो हमेशा यही काम करेगा कि भाई तुम्हारे धंधे में नफा हो या नुकसान, नफा नुकसान ही बोलते हैं शायद उसको, नफा या नुकसान जो भी हो, इनफैक्ट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, तो मुझे तो मेरा इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए। जो पैसा मैंने तुम्हें ब्याज पे दिया है वो पैसा मुझे हर हाल में चाहिए रहेगा। सिंपल सी बात। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहला ट्रीटेड एज एक्सपेंस, इट्स एज सिंपल। अब एक्सपेंस है तो एंट्री क्या हो जाएगी जी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब इसका ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट डिपेंड करता है वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट। इफ पेड, नो डिपिक्शन इन बैलेंस शीट। भाई जब इंटरेस्ट आपने पे ही कर दिया है तो उसको बैलेंस शीट में कहीं भी दिखाने की क्या जरूरत है? वो तो पे कर दिया, कैश में चला गया या बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पे हो गया, खर्चे के रूप में हम उसको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। बट इफ अनपेड, अगर पे नहीं किया है, अगर अनपेड है, तो इट इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ बैंक लोन on the liabilities side। अगर अनपेड है यानी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे नहीं किया है, तो उसको हम हमेशा ऐड करके दिखा देते हैं अपने बैंक लोन में लायबिलिटीज साइड में। अब लायबिलिटीज साइड में वो हो सकता है करंट लायबिलिटी हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटी हो। करंट लायबिलिटी अगर इस लोन को पे करना है हमें विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और नॉन करंट लायबिलिटी अगर यही लोन पे किया जाना है फॉर आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है जी। चलिए, तो ये 9 पॉइंट्स जो अभी तक हमने करे हैं ये बड़े मजेदार से पॉइंट्स थे, मैं मानता हूं। अब जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं उसमें स्पेशली पॉइंट नंबर 11 थोड़ा सा पेचीदा आपको लग सकता है, घबराइएगा मत। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 10, 11 और 12 टेक्निकली आपस में लिंक्ड है। शुरुआत हम 10 से ही करेंगे और पॉइंट नंबर 10 जैसा कि आप देख सकते हैं है क्या? वो है जी बैड डेब्ट्स। आइए बैड डेब्ट्स के बारे में समझें। बैड डेब्ट्स मतलब द अमाउंट अनपेड, ये एन है, अनपेड बाय डेटर्स। एक अनपेड बाय डेटर्स लिख लें, या इसी को मैं रिफ्रेम करके क्या बोल सकता हूं? इररिकवरेबल फ्रॉम। ये भी तो मैं कह सकता हूं कि भाई मिलना ही नहीं है, इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। इसे हम कह सकते हैं बैड डेब्ट्स। सही है जवाब? बताइए जरा। बिल्कुल सही जवाब है। अब बैड डेब्ट्स के साथ हमें फिर से वही देखना होगा कि सर इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग एंड P&L में क्या होगा। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और हमें यह दिखाना होगा कि इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। नाउ बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है वेदर शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। शोन इनसाइड ट्रायल बैलेंस तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? नो डिपिक्शन। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो हमें कुछ नहीं करना। शोन आउटसाइड तो डिडक्टेड फ्रॉम
अभी यहां लिख रहा हूं, एक बार इसको लिख लीजिए या देख लीजिए, फिर समझाते हैं। तो हमारी बात ये हो रही है कि भाई बैड डेब्ट्स का सर हम ट्रीटमेंट करेंगे क्या बैलेंस शीट में? तो ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में करना है दैट डिपेंड्स ऑन वेयर द बैड डेब्ट्स आर बीइंग शोन। अगर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उसे बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाना, क्योंकि उसका मतलब यह हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स आपको दिखाए गए हैं उन डेटर्स में से ऑलरेडी हमने ये बैड डेब्ट्स लेस कर दिए हैं, एंट्री हो चुकी है, अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया है। बैड डेब्ट्स का अकाउंट कब आता है ट्रायल बैलेंस में? जब बैड डेब्ट्स एक्चुअली होते हैं और हम उसे चार्ज कर देते हैं अगेंस्ट द डेटर्स। एंट्री हम क्या करते हैं? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी डेटर्स को कम करने की एंट्री हम कर चुके हैं, तभी बैड डेब्ट्स आपके लेजर में आएंगे, जहां से उठ के वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं। तो अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं सो यू डोंट नीड टू डिडक्ट देम अगेन फ्रॉम द डेटर्स। हाउएवर इफ दे आर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, या तो बैड डेब्ट्स बाहर दिख रहे हैं या ऐसा है कि आपको बोला जाता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स हैं वो इतने हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे बोलता है एडिशनल बैड डेब्ट्स और हुए हैं, बोथ दोस केसेस ट्रायल बैलेंस से बाहर जब भी बैड डेब्ट लिखा होगा उसे हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से डिडक्ट करते जाएंगे, क्योंकि उसका मतलब ये है कि अभी हमने एंट्री नहीं करी है। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें आज पता चल रही है, साल के अंत में, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चल रहा है। व्हाट वुड बी द डिपिक्शन इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट? सोचिएगा, ट्रेडिंग एंड P&L में क्या है भाई? एक्सपेंस है, shown as expense और लॉस। भाई एक्सपेंस है या लॉस है, क्या करते हैं? P&L के डेबिट साइड दिखाना होगा, which means your profit and loss account will have to be debited and your bad debts will be shown as an adjustment bad debts account। हम चार्ज कर देंगे इसको अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। जो बैड डेब्ट्स हैं वो हमारा लॉस है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हम दिखा देते हैं उसे P&L अकाउंट में। तो बैड डेब्ट्स का एक ट्रीटमेंट तो हमारे सामने सिंपल सा ये है। बैड डेब्ट्स के ट्रीटमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें आता नहीं है। एडिशनल बैड डेब्ट्स वाली बात करें तो एडिशनल बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया कि जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिख रहा होगा वो बैड डेब्ट डिडक्ट कर देंगे हम बैलेंस शीट में डेटर्स में से। ठीक है, चलिए हम बढ़ चलते हैं इससे अगले पॉइंट पे, विच इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन हमारा चलेगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के साथ काफी सारी चीजें होती हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के साथ बात यह है कि पहली बात ये होता क्या है? प्रोविजन का मतलब यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट अ नोन लायबिलिटी। अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट अनसर्टेन है, लेकिन लायबिलिटी होगी ये आप जानते हैं और अपने आप को उससे बचाना चाहते हैं, वो है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जैसा नाम बताता है कि भाई मेरे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो अमूमन मैंने देखा है, इतिहास गवाह रहा है, जब भी मैंने सामान बेचा है तो 2%, 5% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं क्रेडिट पे बेचता हूं, तो 5% उनमें से ऐसे होते हैं जो बेचारे पैसे नहीं दे पाते। कारण कुछ भी रहा हो, मजबूरी रही होगी, बीमारी रही होगी, इनेबिलिटी रही होगी, हो सकता है नियत नहीं रही होगी, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन वो भाई मुझे पैसा देते नहीं है। तो इस पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं एक परसेंटेज बना लेता हूं कि अच्छा इतने की अगर मेरी टोटल डेटर्स हैं तो उनमें से ये 5% विल नॉट बी पेइंग मी। तो उनके अगेंस्ट, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बना लेता हूं अपना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के साथ दोबारा यही गाथा आती है कि इसका ट्रीटमेंट हमें क्या क्या करना होगा। प्रोविजन क्रिएटेड एज अ परसेंटेज ऑन डेटर्स, सबसे पहले बात created as percentage of debtors। कौन से वाले डेटर्स? आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स। समझे आप? जिसका मतलब क्या हुआ कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमेशा बनाया जाता है डेटर्स के परसेंटेज पे, मतलब डेटर्स की जो वैल्यू है उसका एक परसेंटेज हम प्रोविजन के रूप में क्रिएट करते हैं। कौन से डेटर्स?
वो डेटर्स जिनमें से एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑलरेडी माइनस करे जा चुके हैं। एडिशनल बैड डेब्ट्स क्या हुए, पीछे आइएगा, गौर फरमाइएगा, पॉइंट नंबर 10 जो पढ़ा था, these are the additional bad debts that are shown outside the trial balance। इन्हें पहले डेटर से डिडक्ट कर लें, उसके बाद हम अपना प्रोविजन बना लेते हैं एज अ परसेंटेज ऑन डेटर्स। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है, अब मुद्दा आता है कि अगर प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द ट्रायल बैलेंस, इफ provision already exists in the trial balance, तो अगर प्रोविजन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करने वाले हैं, इफ द प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द ट्रायल बैलेंस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्ट एडिशनल बैड डेब्ट्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग प्रोविजन। फिर क्या होगा जी, बैड डेब्ट्स जो एडिशनल है इन्हें एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दे, या तो प्रोविजन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। तीन सिनेरियो हो सकते हैं। अगर प्रोविजन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या करना है भाई, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन बराबर है, बैड डेब्ट्स एडिशनल 3000 है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन 3000 है, 3000 को 3000 से सेट ऑफ करा 0, तो डेटर्स में से अब कुछ लेस नहीं करना, नया प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, जितने डेटर्स आपके दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में उसका परसेंटेज। एक सिचुएशन हो सकती है बैड डेब्ट्स आपके कम है, बैड डेब्ट्स 2000 है, प्रोविजन 3000 है, आपने करा 3000 से 2000 को एडजस्ट, 1000 का प्रोविजन अभी भी बचता है, डेटर्स के परसेंटेज के बेसिस पे आपको 4000 का प्रोविजन बनाना है, 1000 का प्रोविजन ऑलरेडी है, 3000 का नया प्रोविजन क्रिएट कर दें। थर्ड सिचुएशन है कि आपका बैड डेब्ट्स 4000 है, प्रोविजन 3000 है, तो 4000 के बैड डेब्ट्स में से 3000 तो प्रोविजन से ही एडजस्ट हो गए, उसके बाद 1000 आप डेटर्स में से माइनस करेंगे, बाकी बचे हुओं पे आप परसेंटेज बना देते हैं प्रोविजन का। तो सिचुएशन हमारी क्या रही, एडजस्ट एडिशनल बैड डेब्ट्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग प्रोविजन, देन डिपेंडिंग ऑन existing provision remaining या existing provision status, create new provision as a percentage of good डेटर्स। समझे क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोविजन स्टेटस, कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया है, बचा हुआ है, या एग्जॉस्ट हो गया और अभी भी बैड डेब्ट्स बचे हुए हैं, उस सिचुएशन में करेंगे क्या, क्रिएट न्यू प्रोविजन एज अ परसेंटेज ऑफ गुड डेटर्स। गुड डेटर्स कौन से हुए, वो डेटर्स जो एडिशनल बैड डेब्ट्स के डिडक्शन के बाद बचते हैं। गुड डेटर्स का मतलब ये होता है ऐसे बंदे जिनसे अब पैसा मिलने की संभावना है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अब जब इतना समझ लिया, अब हम देख लेते हैं कि भाई इसका ट्रेडिंग P&L में क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं हम, और उसके साथ में हम इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं। भाई बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट तो सिंपल सा है, सिंपल सा है बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट हम क्या करके दिखाते हैं, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट है डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री असेट्स, जितना भी आपका टोटल प्रोविजन है ऑन असेट साइड
जितना भी आपका टोटल प्रोविजन है उसमें टोटल प्रोविजन को डेटर्स में से लेस करके दिखा दीजिए। अपने सन्ड्री डेटर्स जो आपके हैं, सन्ड्री असेट्स लिख दिया है, माफी चाहूंगा, इसको जरा हम सन्ड्री डेटर्स लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स में से, सन्ड्री डेटर्स ऑन द असेट साइड, आप सन्ड्री डेटर्स में से इन्हें लेस कर देंगे। हाउ विल यू डिपिक्ट देम इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या दिखाएंगे? सिंपल सी बात है, जो भी करंट ईयर प्रोविजन है will be created out of करंट ईयर प्रॉफिट्स। इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन दैट वील डू इन द लेटर सेशंस। इससे आगे जो सेशन हमारे पास आएंगे उनमें हम बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। बस अभी के लिए एंट्री समझ लीजिए, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, तो ये ट्रीटमेंट हमें दिखाना होगा। अब इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है जी सब कुछ होने के बाद बचे हुए डेटर्स। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आपका सब कुछ हो चुका है, विच मीन्स हमारे डेटर्स थे, उसमें से बैड डेब्ट्स की बात करी हमने। बैड डेब्ट्स की बात क्या करी सर? बैड डेब्ट्स के साथ ये हुआ कि हमने बैड डेब्ट्स की बात करी, तो बैड डेब्ट्स का क्या ट्रीटमेंट कहा? बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट ये कहा कि सर अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो डेटर्स में से हटाना ही नहीं है हमें। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो एडिशनल डेटर्स एडिशनल बैड डेब्ट्स मानते हुए डेटर्स में से माइनस कर देना है। ठीक है जी। फिर आगे बढ़े, प्रोविजन पे आए। प्रोविजन में बात करी कि सर प्रोविजन अगर ऑलरेडी दिखा रहा है, एडिशनल बैड डेट्स पहले उस प्रोविजन से एडजस्ट करें। अगर सारे प्रोविजन खत्म हो जाते हैं, बैड डेट्स भी खत्म हो जाते हैं, तो जितना डेटर है उस पे परसेंटेज के हिसाब से नया प्रोविजन बना ले। अगर प्रोविजन बच जाता है तो नया प्रोविजन जो बनाना है वो थोड़ा कम बनाना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। या फिर मैं बोलता हूं अगर प्रोविजन पूरा खत्म हो गया उसके बाद भी बैड डेट्स बचते हैं तो बैड डेट्स को प्रोविजन डेटर्स में से माइनस करें, फिर नया प्रोविजन बनाएं। ये सब हमने समझ लिया। और उसके बाद हमने बताया कि आपको इस सब को कहते हैं हम गुड डेटर्स। गुड डेटर्स कौन हुए? गुड डेटर्स वो हुए जिनसे अब मुझे पूरी संभावना है कि भाई बैड डेट्स भी हटा दिए, यानी वो बंदे जो पैसा नहीं देंगे पक्का है उन्हें भी मैं हटा चुका, और वो बंदे जिनके बारे में मुझे अब दिमाग में थोड़ा सा डाउट था कि यार शायद ये भी ना दे पाए, मैंने उन्हें भी हटा दिया है। इन सबको डिडक्ट करने के बाद जो मेरे डेटर्स बचते हैं उन्हें मैं कहता हूं गुड डेटर्स। मतलब वो बंदे जिनसे अब मुझे श्योर शॉट उम्मीद है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब इनमें से थोड़े लोग होते हैं शातिर, चंट, बुद्धिमान, अकलमंद। क्या करते हैं वो आपसे आके बात करते हैं कि भाई देखो ऐसा है, एक सिचुएशन ऐसी हुई जब हमें यह पता चला कि आपको इतने लोग पैसा नहीं दिए हैं, पहली बात। दूसरी सिचुएशन ऐसी भी है जब आपको खुद ने आपने अपने मन से यह कहा कि शायद इतने और लोग मुझे पैसा नहीं देने की फिराक में हैं, आपने अपने आप को उससे भी बचा लिया। तो ये जो शातिर लोग होते हैं, अकलमंद लोग होते हैं, वो आपके पास आके क्या बोलते हैं? भाई हम तो वो लोग हैं जो ईमानदारी से तुम्हारा पैसा देने में इंटरेस्टेड हैं और देंगे भी, तो क्या हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए? डूबते को तिनके का सहारा है हम, क्या इसका कुछ फायदा ना उठा सकेंगे? तो आप पूछते हैं उनसे कि बताइए भैया आपको क्या फायदा चाहिए, क्या चाहते हैं आप हमसे बदले में? तो वो आपसे कहेंगे क्या? वो आपसे कहते हैं कि भाई साहब हमें चाहिए डिस्काउंट। जी हाँ, दे कम ओवर एंड टेल यू कि भाई अब हम तो वो बंदे हैं जो पूरा का पूरा पैसा देने में इच्छुक हैं, तो जब हम इच्छुक हैं और हम पैसा दे रहे हैं तो क्या हम पे थोड़ी सी मेहरबानी नहीं होगी? वो वेलकम का डायलॉग है ना, जहाँ पे मजनू भाई कॉल करते हैं घुंघरू सेठ को और पूछते हैं कि कैसा चल रहा है हवा पानी, तो वो बोलते हैं कि बारिश ही बारिश हो रखी है, पैसों की नोटों की बारिश हो रही है। तो उसमें मजनू भाई ये कहते हैं और कुछ छींटे हम पे नहीं गिराओगे? तो ये वैसे मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट पीपल,
क्या करते हैं ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई इस बंदे को इतने डेटर्स ने तो पैसे ही नहीं दिए, उस पर से फिर ये कह रहा है कि शायद इतने और लोग पैसे नहीं देंगे, तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चांस पे डांस करने वाले लोग, बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग सब ऐसे ही हैं। आके कहते हैं कि भाई पैसा देंगे, लेकिन जो देंगे उसमें हमें डिस्काउंट चाहिए। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारे लिए क्या क्या ट्रीटमेंट रखेगा इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या हो गया जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा हमें, सोच के देखिएगा जरा क्या है ये आपके लिए। अगेन प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब यही होता है आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ सेट अपार्ट करके रखना पड़ेगा, कुछ अलग से हटा के रखना है फॉर एन नोन लायबिलिटी बट अनसर्टेन अमाउंट। आपको ये पता है कि हाँ अब आएंगे 5-7 ऐसे कुछ मौका परस्त opportunist people who will come up to you and say कि भाई since we are paying you we deserve some benefit out of it, we deserve to get some benefit out of it, और वो ये कहेंगे आपसे the benefit that we deserve is a discount, कि जब पैसा देंगे तो आपको डिस्काउंट हमें देना होगा। तो बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम गुड डेटर्स। गुड डेटर्स क्या थे, जो सब करने के बाद हमारे पास डेटर्स बचे थे, यानी वो लोग जिनसे हमने सोचा था कि इनसे तो हमें मिल ही जाएंगे पैसे, उनसे भी अब हमें कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि गुड डेटर्स में से भी डिडक्ट कर दे ऑन द असेट साइड। एंड व्हाट वुड द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ट्रीटमेंट बी। सिंपल सी बात है, प्रोविजन है हमेशा क्या होता है, provision is always set aside from current year profits। करंट ईयर प्रॉफिट से सेट असाइड करके रखना है। करंट ईयर प्रॉफिट से सेट असाइड जब भी कुछ करना होता है तो उसका मतलब हुआ द P&L अकाउंट नीड्स टू बी डेबिटेड। और यहां पे हम बता देते हैं टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एक ही हुआ खैर, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 एडजस्टमेंट्स चेकआउट करे हैं। अभी एक सेशन और आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जहां थोड़े से और एडजस्टमेंट्स जो है जिनके बारे में हमें बात करनी है, जो आपके कोर्स में कवर होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उनमें से काफ़ी सारे एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो आप एक बार देखेंगे तो आपको आएगा कि यार ये तो मैंने सर समझ रखे हैं, आपने हमें पहले भी बताए हुए हैं। जैसे अभी भी जब हमने एडजस्टमेंट्स की बात करी थी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देखा, डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर देखा, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब जर्नल एंट्री सीखी थी तब बताया था, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम वो भी जब जर्नल एंट्री के बारे में बात की थी तब आपको सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकी भी चर्चा हम कर चुके थे, इंटरेस्ट ऑन लोन हम जर्नल एंट्री के केस में देख चुके थे। बैड डेब्ट्स के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है, प्रोविजन के बारे में डिस्कशन हुआ था इन द चैप्टर जो वन शॉट हम लेके आए थे, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वहां पे हमने इसके बारे में थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या करना है वो आज आप लोगों ने देख भी लिया। तो दिल थाम के बैठिएगा, आगे और मजेदार एडजस्टमेंट्स लेके आऊंगा अपने अगले सेशन में, जो कि होगा आपका शनिवार को। शनिवार बोले तो कल ही, कल शाम 7 बजे जो सेशन आप लोगों के लिए आने वाला है उसमें इसके बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट्स हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वी विल बी विथ यू। अभी हम 12 एडजस्टमेंट्स जो आपके लिए लेके आए थे, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये एडजस्टमेंट समझ आ गए होंगे। चलेंगे हम आगे। फिलहाल जैसा मैंने कहा आज का मेन सेशन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन मुझे पता है आप सबको इंतजार है हमारे मोटिवेशनल सेशन का, और मोटिवेशन हमारे पास है आज JD रॉकफेलर का, जिन्होंने कहा that the secret of success is to do the common things uncommonly well, कि सफलता का जो रहस्य है वो ये है कि आप आम या साधारण चीजें करें, लेकिन एक असाधारण व्यक्तित्व के साथ या एक असाधारण तरीके के साथ।
तो यही अपने जीवन में हमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी कि भाई साधारण चीज़ें भी अगर हम एक असाधारण तरीके से, एक नायाब या नए किसी पर्सपेक्टिव से अगर हम करें तो हम कामयाबी आराम से छू सकते हैं। इसी उम्मीद, इसी प्रार्थना, इसी दुआ और इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन मैं रोकता हूं यहीं पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मैंने कहा पार्ट 2 लेके आएंगे हम, जहां पे और फर्दर एडजस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और ये सेशन होगा आपका कल शाम 7 बजे ही। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस एंड विद द सेम प्यारा सा अकाउंटेंसी मेंटोर। ठीक है, आज के सेशन के लिए सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आज के सेशन में हमसे जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। सारे एडजस्टमेंट्स जो आज हमने समझे हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये सब कुछ कीजिएगा अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। चलते चलते कहना चाहूँगा एक बारी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट और शब्बा खैर। मैं हूं आपका प्यारा अकाउंटेंसी मेंटोर। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दिस इज मी सेइंग बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। चलिए मिलते हैं।